ये पढ़ो, कहां तक पढ़ लिए थे हम लोग? ये हो गया था पूरा। चलो, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट ये तो लिख लिया था ना सारा तुम लोगों ने। एम्प्लॉयज कवर्ड हो गया था, बेसिक वेजेस हो गए, ठीक है। अब देखो कौन कौन सी स्कीम है इसके अंदर। प्रोविडेंट फंड में तीन चीजों के बारे में बात करते हैं हम लोग। एक तो प्रोविडेंट फंड, मतलब इस एक्ट में तीन चीजों के बारे में बात करेंगे। एक तो प्रोविडेंट फंड, सेकंड पेंशन स्कीम, और तीसरा डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस। शुरू में समझाया था आपको, तीन चीजें हैं। एक तो पीएफ की बात करेंगे, प्रोविडेंट फंड की बात करेंगे, एक बात करेंगे पेंशन की, और एक इंश्योरेंस की, ठीक है। तीनों के बारे में एक एक करके बात करना चालू करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग प्रोविडेंट फंड की, फिर डिस्कशन करेंगे हम लोग पेंशन प्लान पे, और फिर बात करेंगे हम लोग इंश्योरेंस पे, ठीक है। सबसे बड़ा प्रोविडेंट फंड है, उससे थोड़ा छोटा है पेंशन वाला, और सबसे छोटा है डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस। पहले देखें प्रोविडेंट फंड। द प्रोविडेंट फंड इज मैनेज्ड और एडमिनिस्टर्ड बाय बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज और सेंट्रल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। मैंने आपको उस दिन एक चीज समझाई थी कि पीएफ को मैनेज करने के लिए अलग से गवर्नमेंट का पूरा एक डिपार्टमेंट है, जिसे आप पीएफ डिपार्टमेंट कहते हैं। एम्प्लॉयर खुद मैनेज नहीं करता, एम्प्लॉयर का बस छोटा सा काम है पीएफ का पैसा एम्प्लॉय की सैलरी से काटना, उतना ही कंट्रीब्यूशन अपनी तरफ से मिलाना, और उस पैसे को पीएफ डिपार्टमेंट को जमा करा देना, दैट्स इट। तो पीएफ को मैनेज करने के लिए सरकार ने एक अलग से पूरा पीएफ डिपार्टमेंट बनाया है। उस पीएफ डिपार्टमेंट का जो बोर्ड है, जो जैसे किसी कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं होते, ऐसे पीएफ डिपार्टमेंट तो बहुत बड़ा, उसमें हजारों एम्प्लॉय काम करते हैं, पर उसका जो बोर्ड है उसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज या फिर सेंट्रल बोर्ड। दो नाम है, सरकार जिस भी नाम से अपॉइंट करे, दोनों ही केस में सेंट्रल बोर्ड हो या बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज हो, दे आर द हेड अथॉरिटी बोल देते हैं इसको, हेड अथॉरिटी ऑफ पीएफ डिपार्टमेंट, ठीक है। और ये दोनों ही अपॉइंटेड बाय, क्या होता है, दोनों में से एक ही होगा, अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अच्छा, ये सिर्फ मैनेज करने के लिए, ऐसे तो पीएफ डिपार्टमेंट में सबसे ऊपर पीएफ कमिश्नर होता है, ठीक है ना, वो लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है। एक चीज, अब क्लास ऑफ एम्प्लॉइज एंटाइटल्ड एंड रिक्वायर्ड टू ज्वाइन प्रोविडेंट फंड, कौन कौन से एम्प्लॉइज को प्रोविडेंट फंड में आना है, किसको नहीं आना है, ऑल ऊपर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैं सिर्फ रीडिंग करा रहा हूं यहां पर आपको। अभी कोई भी अंदर आता है, कोई भी बाहर आता है, गेट पे ध्यान मत दो, जो गेट पे ध्यान देगा मैं गेट से बाहर ही भेज दूंगा, ठीक है। अगर कोई भी गेट पे ध्यान दिया ना, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तो गेट के बाहर ही बिठा देंगे, आराम से देखते रहना बैठे बैठे कौन आ रहा है कौन जा रहा है। अभी इधर ध्यान दो, ठीक है ना। एवरी एम्प्लॉय एम्प्लॉयड in connection with work of a factory or other establishment to which scheme applies, other than excluded employees shall be entitled and required to become member of PF from the date of joining। जो भी व्यक्ति किसी भी फैक्ट्री एस्टैब्लिशमेंट, कौन सी फैक्ट्री एस्टैब्लिशमेंट, जो हमने ऊपर पढ़ा था ना, कोई भी फैक्ट्री एस्टैब्लिशमेंट जिस पर ये एक्ट लगता हो का एम्प्लॉय है। ध्यान रहे, एम्प्लॉय में एक्सक्लूडेड एम्प्लॉय को हटा देना, यानी जिन एम्प्लॉय को हम शामिल नहीं करते, अगर कोई है तो, को छोड़कर। पर पीएफ एक्ट कंपलसरी लगेगा, ठीक है। मैंने आपको ऑलरेडी ये इस वाले पैरा में बस इतना ही लिखा, आप ध्यान से पढ़ो। एवरी एम्प्लॉय वर्कड इन कनेक्शन विद वर्क ऑफ अ फैक्ट्री और एस्टैब्लिशमेंट टू विच स्कीम अप्लाई, कौन सी फैक्ट्री पे या कौन से एस्टैब्लिशमेंट पे लगता है वो हम पहले ऊपर पढ़ चुके हैं। अदर देन एक्सक्लूडेड एम्प्लॉइज, अगर आप एक्सक्लूडेड एम्प्लॉय हैं तो एक अलग बात है, अदरवाइज अगर आप नॉर्मल एम्प्लॉय हैं और उस फैक्ट्री एस्टैब्लिशमेंट का हिस्सा है जिसके ऊपर एक्ट लगता है, क्या लिखा है, शेल बी एंटाइटल। अब देखो बेटा ध्यान से सुनना, शेल का मतलब होता है कंपलसरी, करना ही पड़ेगा। एक वर्ड है एंटाइटल्ड एंड रिक्वायर्ड टू बिकम अ मेंबर ऑफ पीएफ। अब ध्यान से समझे क्या लिखा है, एंटाइटल्ड। अगर मैं नहीं चाहता पीएफ में पैसा देना, हाँ तो कोई जबरदस्ती नहीं है, मत दो भाई। एंटाइटल हो यानी आप चाहो तो अपने आप को पीएफ में ला सकते हो, लेकर आओगे, कंट्रीब्यूट करोगे तो तुम्हारा एम्प्लॉयर भी करेगा। हमने ये नहीं लिखा शेल बी लायबल टू कंट्रीब्यूट, देयर इज अ डिफरेंस। शेल बी लायबल टू कंट्रीब्यूट होता है तो इसका मतलब है कि पीएफ में आना पड़ेगा। आप कह रहे कंपलसरी लगेगा, लिखा तो है, अरे कंपलसरी एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है कि एम्प्लॉयर नहीं मना कर सकता। एम्प्लॉयर ये नहीं कहेगा कि मैं नहीं दे रहा कंट्रीब्यूशन, अगर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन दे रहा है तो फिर एम्प्लॉयर को देना ही पड़ेगा, बच नहीं सकता एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय की चॉइस है,
राइट। तो एम्प्लॉय इज एंटाइटल्ड टू कंट्रीब्यूट, राइट, ही इज देखो एंटाइटल्ड एंड रिक्वायर्ड टू बिकम मेंबर ऑफ पीएफ फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट और फैक्ट्री, जिस दिन आपने नौकरी ज्वाइन करी उसी दिन से, ठीक है। यानी अगर आपका रजिस्ट्रेशन 15 दिन बाद हुआ तो भी कोई चिंता की बात नहीं, जिस दिन आपने ज्वाइन करा उस दिन से सैलरी मिलनी चालू हो गई, उस सैलरी में से पीएफ कटेगा, कोई चिंता की बात नहीं। आ रही बात समझ में? यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताएं। अब जरूरी नहीं है कि 3 लाइनें आप ऐसे ही लिखें, या जब मैं आपसे सवाल पूछूं तो आप मेरे को 3 लाइनें ऐसे ही बताएं, ये मेरी आपसे रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन मेरी आपसे नहीं है। अच्छा, अभी मैंने जैसे आपको परसों कहा था लास्ट लेक्चर में कि अब हम लोग इस बात का बेहद ख्याल रखेंगे कि मॉड्यूल की लैंग्वेज से हम पढ़ेंगे, तो वैसे एग्जाम्पल्स जो हम लिया करते थे थोड़ा सा सुनने में अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन उसको हम थोड़ा सा हटा रहे हैं, फिर वो कंफ्यूजन पैदा करता है। तो आपको ये 3 लाइनें एज इट इज नहीं लिखनी है, पर आप जो भी लिखें उसका मीनिंग ये लिखें। जैसे आप इतनी टिपिकल लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, आप सिंपल भाषा में लिख सकते हैं दैट एनी पर्सन हु इज द एम्प्लॉय ऑफ एनी फैक्ट्री और एस्टैब्लिशमेंट ऑन विच पीएफ एक्ट इज एप्लीकेबल, ठीक है, शैल बी एलिजिबल फॉर पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन। सिंपल है, मतलब वही मैंने भी तो सिंपल भाषा में लिखा, राइट। फैक्ट्री एस्टैब्लिशमेंट जिस पर यह एक्ट लगता है का एम्प्लॉय पीएफ एक्ट के लिए एम्प्लॉय पर पीएफ एक्ट कंपलसरी लगेगा, पीएफ एक्ट कंपलसरी लगेगा मींस ही इज एंटाइटल्ड टू कंट्रीब्यूट टू पीएफ, और अगर है तो फिर एम्प्लॉयर को देना ही पड़ेगा। आप जो भाषा में लिखना चाहें मीनिंग सही निकलना चाहिए, ठीक है ना। एनी पर्सन हु इज वर्किंग एज एन एम्प्लॉय इन एनी ऑर्गेनाइजेशन ऑन विच पीएफ एक्ट इज एप्लीकेबल इज एंटाइटल्ड टू गेट द बेनिफिट ऑफ पीएफ एंड ही में कॉन्ट्रीब्यूट टू द पीएफ, ऐसे लिख दो आप, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर मेरे को ऐसा आंसर दिया आपने जैसा मैंने दिया तो ठीक, अगर आपने 4 शब्दों में आंसर दिया ना तो फिर एक्सेप्टेबल नहीं है। और अब मैं ये शिकायत नहीं सुनूंगा कि सर आपने ऐसे बताया था, ध्यान रखना, क्योंकि अब यहां पर पूरा पढ़ा है। अब अगर किसी ने मेरे को बोला 2 लाइन में, जैसे उस दिन पीछे जवाब दे रहे थे, दो वर्ड में निपटा दिया, ये 2 वर्ड में नहीं चाहिए मेरे को अब, ठीक है ना। जैसे उस दिन दीदी ने जवाब दिया था ना, वो मेरे समझ में नहीं आया वो क्या था, ऐसे नहीं चलेगा, पूरा बोलना पड़ेगा। आप भाषा अपनी प्रयोग कर सकते हो, चौथी बार रिपीट कर रहा हूं, लेकिन ऐसे कोई जवाब नहीं देगा सर वो जो फैक्ट्री है जिसपे पीएफ लग रहा है वो पीएफ लगेगा, उसका एम्प्लॉय पीएफ देगा, है ना सर, वो तो जो पीएफ में आ रहा है उन सबको पीएफ देना पड़ेगा। ये अगर जवाब दिया तो 0 नंबर, क्लास के बाहर जाओगे आप। इस बात का बेहद ख्याल रखें। मैं 5 बार रिपीट कर रहा हूं, लैंग्वेज में कोई दिक्कत नहीं है, आप सिंपल लैंग्वेज बोलें पर पूरा बोलना है, ठीक है। मैंने आपको 2 एग्जाम्पल बताए कि आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, हाँ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, आप लिखो, मैं गारंटी दे रहा हूं नंबर नहीं कटेंगे, एग्जाम में भी नहीं कटेंगे, लेकिन मतलब वही निकलना चाहिए, ठीक है, मतलब वही निकलना चाहिए। आप फैक्ट्री एस्टैब्लिशमेंट नहीं लिख सकते, आप इतना लिख दो टू एनी ऑर्गेनाइजेशन ऑन विच पीएफ एक्ट इज एप्लीकेबल अलाउड है। फैक्ट्री एस्टैब्लिशमेंट लिख दोगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, पढ़ने वाले को थोड़ा इजी रहेगा, वो आंसर शीट से मैच करेगा तो आपका आंसर मैच करेगा, तो इट सीम्स लिटिल अट्रैक्टिव, राइट। और अगर आप सीधा नहीं याद आ रहा है, कोशिश करो यही लिख के आओ, नहीं लिख पा रहे हो तो घबराना नहीं है, लिख दो अपनी भाषा में, ठीक है। समझ गए सब बच्चे? बहुत बढ़िया। अब देखो हमने कहा था एक्सक्लूडेड एम्प्लॉयज को छोड़कर, एक्सक्लूडेड एम्प्लॉय कौन होता है? जिसकी सैलरी 15,000 से ज्यादा है। एक्ट के हिसाब से तो एक्सक्लूडेड ही है, एम्प्लॉयर अपनी मर्जी से लेकर आए वो। देखो एक्सक्लूडेड एम्प्लॉय मींस एन एम्प्लॉय हुज पे एट द टाइम टू बिकम अ मेंबर ऑफ पीएफ इज मोर देन 15,000, 15,000 तक है तो इंक्लूडेड हो, अदरवाइज एक्सक्लूडेड। मर्जी से तो किसी को भी उसको एंटाइटल वर्ड नहीं लिखेंगे ना। उस दिन हमने क्लास एग्जाम्पल भी लिया था कि पहले किसी ऑर्गेनाइजेशन में लगते थे, अब इसमें आ गए, तो मैंने कहा था 2 साल का टाइम सामान्य तौर पर होता है, उसके बाद वो हटा सकते हैं, हाँ बिल्कुल हटा सकता है। इंटाइटल और लायबल में फर्क होता है। इंटाइटल मतलब आप एलिजिबल हो, लायबल मतलब आपके ऊपर जो है ना फोर्स है, तो लायबल नहीं बोला है, इंटाइटल बोला है, ठीक है। पे में क्या क्या आएगा ये हम पीछे ऑलरेडी आपको बता चुके परसों, आपको उसमें क्या क्या इंक्लूड करना है। अब आता है मुद्दे की बात, कंट्रीब्यूशन आपको कितना करना है, ठीक है ना। ये तो समझ में आ गया कौन से एम्प्लॉय पे आप कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं। कंट्रीब्यूशन में मैंने आपको 2 रेट बताई थी, 12% और 10%। मैंने आपको कहा था किन के ऊपर 10% लगेगा, बाकी पे सब पे 12% है। देखो द कंट्रीब्यूशन इज 12% ऑफ द पे। पे का मतलब ऊपर समझा दिया, बेसिक डियरनेस रिटेनिंग अलाउंस प्लस इसमें एक लाइन लिख दी, क्या छोड़ दिया है, आप तो इसको छोड़ दो क्योंकि पे का मीनिंग हमने ऊपर लिख दिया है, ठीक है। 12% ऑफ द पे
कंट्रीब्यूशन ऑफ बोथ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर इज सेम, लेकिन एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 12% से नहीं जाएगा ऊपर। मैं लिख देता हूं, मैंने लिखा हुआ भी है, एम्प्लॉय हाउएवर मे कंट्रीब्यूट क्या, हायर अमाउंट। एम्प्लॉय मे कंट्रीब्यूट हायर अमाउंट, नॉट एम्प्लॉयर, करेक्ट। एम्प्लॉयर 12, अब अपनी मर्जी से एम्प्लॉयर 40% दे तो दे दे भाई, तेरा पैसा है, हमारी क्या दिक्कत हो रही है। लायबिलिटी की बात चल रही, ठीक है। अच्छा 10% किस पे लगेगा, देखो रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन इज 10% इन द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। एनी एस्टैब्लिशमेंट कवर्ड प्रायर टू 22 September 1997 in which less than 20 persons are employed. Sick industrial company, any establishment which has at the time of financial year accumulated losses equal to or exceeding entire net worth, or engage in jute, beedi, brick, coir and guar gum. DNS allowance shall also include the cash value of food concession allowed to an employee. Retaining allowances ऊपर आ चुका है, जरूरत नहीं है इस लाइन की। It may be noted that an employee can contribute voluntarily, pay more contribution above the statutory rates. However, employer is not bound to match the voluntary contribution over and above statutory rate. जितना स्टैट्यूटरी रेट है उससे ऊपर एम्प्लॉयर उतना ही कंट्रीब्यूशन दे जितना एम्प्लॉय दे रहा है, ऐसी कोई नेसेसिटी नहीं है। लेकिन स्टैट्यूटरी रेट्स तक तो जितना एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन कर रहा है उतना एम्प्लॉयर करेगा, कम कर रहा है तो कम, स्टैट्यूटरी रेट्स, और वो क्या है 12% और 10%। यहां तक किसी को अगर दिक्कत हो तो बता दें, कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लें आप। ऑनलाइन में से कोई बच्चा पूछना चाहता हो कुछ पूछ लें। एक मैसेज आया है, नहीं आया है, गुड मॉर्निंग का है। गुड मॉर्निंग लोकेश्वर भैया, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन वाले बच्चे अगर कोई सवाल पूछे तो थोड़ा कोशिश करें कि आप लोग जो है पूछ के देख लें, क्योंकि हमारा ध्यान कभी कभी नहीं जाता ऑनलाइन चैट पे, तो आप बोल के पूछ लेंगे तो थोड़ा हमारे लिए कंफर्टेबल रहेगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज एडवांसेस और विड्रॉल। नाउ लिसन दिस केयरफुली, लंबी लिस्ट है, कोई सवाल आपसे नहीं पूछ रहा, घबराने की बात नहीं है कि पूरी लिस्ट बताओ, सवाल नहीं पूछेगा ऐसा नहीं बोल रहा हूं, पूरी लिस्ट बनाने के लिए बोलेगा ऐसा नहीं पूछेगा, ये बोल रहा हूं। इसका मतलब आपसे इनमें से किसी एक पॉइंट पे सवाल पूछेगा। अब जब ऐसा कोई टॉपिक आता है जिस पर हम जानते हैं कि पूरी लिस्ट नहीं बनाने के लिए पूछेगा, तो उन टॉपिक को कभी याद नहीं किया जाता। घबराओ मत, कभी याद नहीं करना, ध्यान से पढ़ना। होगा ये कि जैसे ही वो सवाल पूछेगा ना, आपको तुरंत याद आ जाएगा। हां, अगर ऐसा क्वेश्चन आने की संभावना होती कि लिस्ट बनाकर आनी है तो समस्या थी, तो फिर आपको क्या करना पड़ता, फिर आपको लिस्ट बनानी पड़ती। आप समझे मेरी बात, फिर लिस्ट बनानी पड़ती, याद करनी पड़ती। पर ऐसा नहीं पूछेगा। तो अगर आपने इस लिस्ट को ध्यान से पढ़ा है, अच्छे से पढ़ के गए हो, रट के नहीं, पढ़ के गए हो समझ के, तो आप चिंता नहीं करें, जैसे ही आपके सामने सवाल आएगा, सवाल में पढ़ते ही आपको याद आ जाएगा कि हाँ यार ये अलाउड था या नहीं था। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा एक तो। अच्छा, ये फाइनल विड्रॉल हम आपको दो चीजें बताएंगे कि विड्रॉल कब हो सकता है। तो पहले आप इधर जरा चार्ट में आ जाए। एडवांस और विड्रॉल का मतलब क्या है? देखिए, विड्रॉल का मतलब होता है पैसा निकालना। पीएफ चूंकि आप ही का है और अपने आप पैसा निकालने के लिए आपको एम्प्लॉयर के पास जाने की जरूरत नहीं है। जैसे ग्रेचुटी में था, आपको याद हो तो हम एम्प्लॉयर को एप्लीकेशन लगाते थे, फिर एम्प्लॉयर उसको डील करता था। पीएफ में आपको कुछ नहीं करना है, एम्प्लॉयर, आप चाहो तो एम्प्लॉयर के थ्रू जा सकते हो, वो आपकी इच्छा है। कोई एम्प्लॉय है, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, इतना समझता नहीं है, तो वो एम्प्लॉयर के थ्रू जा रहा है, दैट इज योर चॉइस। बट पीएफ डिपार्टमेंट वेबसाइट है आपका, जिस दिन पीएफ में अकाउंट खुलेगा उस दिन आपको एक अकाउंट नंबर मिल जाएगा। आप पीएफ डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाएं, वहां जाके आप अपना लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद उसमें अपनी डिटेल आपकी पहले से आ रही होंगी, क्योंकि जब आपका पीएफ का खाता खुलता है तो बैंक नंबर भी पूछा जाता है। बैंक अकाउंट डिटेल क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि अगर आपने कभी विड्रॉल करा तो सीधा उसी अकाउंट में पैसा आ जाएगा। उसमें सब प्री फिल्ड होता है, कोई ऐसे लंबी चौड़ी कुछ करने की जरूरत नहीं, तुम तो सब पढ़े लिखे लोग हो, आसान काम होता है। वेबसाइट पे जाओ, लॉगिन करो, लॉगिन करके आप विड्रॉ कर सकते हो। ऑल्दो तो जब आप लॉगिन करोगे और आपसे पर्पस पूछेगा, वो पर्पस अपने आप ही बता देगा अलाउड है नहीं है, पर हमें तो पता होना चाहिए ना, एक चीज। सेकंड, अब इसमें विड्रॉल होता है दो तरीके से। पहला होता है फाइनल विड्रॉल, यानी पूरा पैसा निकाल लिया। एक होता है पार्शियल विड्रॉल। पार्शियल विड्रॉल का मतलब होता है कि जो आपने पहले निकाला। एक्चुअली इसको पार्शियल विड्रॉल बोलने की जगह हमें वर्ड यूज करना चाहिए एडवांस फ्रॉम पीएफ, लोन फ्रॉम पीएफ, राइट। क्यों बोल रहे हैं? एडवांस का मतलब उधार लेना ही होता है, पर इस पार्शियल में भी या बिफोर टाइम में भी दो बातें हैं, ध्यान से सुनिएगा अच्छे से। फाइनल विड्रॉल में तो पूरा पैसा आप लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पार्शियल विड्रॉल से हमारा क्या मतलब है? पार्शियल विड्रॉल से हमारा मतलब यह है कि आपने जब पैसा निकाला
तो दो तरह के विड्रॉल है। एक जिनमें आपको पैसा वापस चुकाना पड़ेगा, रीपे करना पड़ेगा। क्यों रीपे कर रहे हो भाई, मेरा ही तो पैसा है। अरे पैसा तो आपका है प्रभु, लेकिन रिटायरमेंट के लिए था ना। अभी पहले निकाल लोगे तो तुम्हारे बुढ़ापे का जुगाड़ कैसे होगा। हमने पीएफ क्यों चालू किया था, याद करो आप, जब पीएफ लेक्चर चालू हुआ था, कि बुढ़ापे में आप सरकार के ऊपर डिपेंडेंसी ज्यादा ना रहे। अभी आप पहले उसको निकाल के पूरा खा गए तो साला फिर फायदा क्या रहा पीएफ का। तो सरकार ने कहा भैया अगर देख इन पर्पजेस के लिए निकालेगा तो तुझे रिफंड करना पड़ेगा, यानी वापस जमा कराना पड़ेगा। टाइम दे देंगे आपको 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 10 महीना, साल भर, जो भी टाइम पीरियड है। कुछ ऐसे हैं जिनमें अगर निकाला तो आपको वापस करने की जरूरत नहीं है, राइट। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो आप, कुछ में अलाउड कुछ में डिसअलाउड क्यों, इसीलिए क्योंकि जो पर्पजेस के लिए हम आपको कह रहे हैं रिफंड करने की जरूरत नहीं है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो वो पर्पजेस हैं जो कि किसी भी आदमी के जीवन में बड़ा रोल प्ले करते हैं। मैं आपको भी एग्जांपल से समझाऊंगा जब वो पॉइंट्स आएंगे, ठीक है। अच्छा, फाइनल विड्रॉल कब होगा, 4 केसेस में आप फाइनल विड्रॉल कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे केस हैं। पहला सुपर एन्युएशन। जिन बच्चों ने सुपर एन्युएशन पीछे नहीं पढ़ा है वो ध्यान से सुनिएगा। एक वर्ड होता है, सबने पढ़ा हुआ है कि सुपर एन्युएशन, कोई ऐसा है जिसको सुपर एन्युएशन का मीनिंग नहीं पता हो? नहीं, अब मैं बता दूंगा, नहीं अगर नहीं पता है तो मुझे बता दो, अभी तो मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई घबराने या शर्माने की बात नहीं है। आपको नहीं पता है, सुनिए फिर। सुपर एन्युएशन एक वर्ड होता है रिटायरमेंट, जो आपने कॉमनली सुना होगा। तो जिसे आपने कॉमनली अब तक रिटायरमेंट के नाम से जाना है उसको टेक्निकली सुपर एन्युएशन बोला जाता है, रिटायरमेंट नहीं बोला जाता। मतलब जब आपने नौकरी ज्वाइन करी तो आपको एक एज बताई जाएगी, जिस एज के बाद में यू विल नॉट कंटिन्यू योर सर्विसेज। ये हर नौकरी की अलग अलग हो सकती है, एम्प्लॉयर डिसाइड करता है कि व्हाट विल बी द एज आफ्टर विच यू विल सीज टू वर्क, राइट। उस एज पर आपने काम बंद कर देना है, उसको बोलते हैं सुपर एन्युएशन, उसको रिटायरमेंट नहीं कहा जाता। वो एक अलग बात है, सामान्य भाषा में लोग उसको रिटायरमेंट बोलते हैं। अब आप ये मत बोलिएगा कि सर सामान्य भाषा में लोग ऐसा क्यों करते हैं। सामान्य भाषा में तो लोग बचपन से बहुत गलतियां करते हुए आ रहे हैं, है ना। हम आज तक यही पढ़ते हुए आ रहे हैं, रेड लाइट पे रुकना होता है, येलो लाइट पे गेट रेडी और ग्रीन पे चल दो। जबकि येलो लाइट होती है रेड से पहले होती है, ग्रीन से पहले नहीं होती। पूरी दुनिया जानती है, किसी भी रेड लाइट पे रुक के देख लेना आप। पर किताबों में आज भी यही पढ़ाया जा रहा है, ग्रीन लाइट का मतलब है चलो, और उससे पहले येलो लाइट होगी गेट रेडी, जबकि गेट रेडी होता है रुकने से पहले टेक्निकल। तो ये बहस का मुद्दा नहीं होना चाहिए कि सर तो इतने सारे लोग गलत बोल रहे हैं क्या। हाँ, इतने सारे लोग गलत ही बोल रहे हैं। ये एट द रेट नहीं होता, एट द होता है, एट द रेट नहीं होता है। पर सारे पढ़े लिखे गंवार इसको एट द रेट ही बोल रहे हैं, जबकि इसमें रेट है ही नहीं। मेरा मेल आईडी एट द रेट याहू, रेट कहां है इसमें यार, है कहां रेट, एट द था, लेकिन पूरी दुनिया इसको एट द रेट पढ़ने में लग रही है। अब क्या कर सकते हैं यार, अब चल रहा है। तो ये बहस का मुद्दा नहीं हो सकता कभी भी कि सर लोग गलत बोल रहे हैं क्या, लोग गलत ही बोल रहे हैं। आप चिंता नहीं करें, गलत ही बोल रहे हैं। तो सुपर एन्युएशन का मतलब आपके टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से जो एज आपको बताई गई जिस पर आप काम करना बंद कर देंगे, उस एज के बाद आपको सुपर एन्युएट हो जाना है। आपकी उस दिन से सैलरी बंद हो जाएगी, आपको पेंशन मिलनी होगी तो मिलेगी, वो एक अलग बात है, और उस दिन आप पीएफ का पूरा पैसा ले सकते हो। देखो, सुपर एन्युएशन मींस इफ अ पर्सन वेकेट हिज और लीव्स हिज जॉब ड्यू टू अटेनमेंट ऑफ द एज एज अग्रीड बाय हिम एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, राइट। ये अलग अलग हो सकती है। सामान्य तौर पे 60 साल होती है, कई जगह 58 साल है, कई जगह 62 साल है, कई जगह 65 साल है, और कई जगह तो 35 साल ही है। एयरफोर्स में बताया था मैंने आपको, राइट। अलग अलग सब जगह हो सकती है। इसके अलावा अगर आप किसी और रीजन से नौकरी छोड़ रहे हो, नौकरी से निकाला गया, आप रिजाइन कर दिए, राइट, कोई और भी रीजन है, उसको बोलते हैं रिटायरमेंट। यानी इफ अ पर्सन सीजेस टू हिज वर्क और जॉब फॉर एनी रीजन अदर देन सुपर एन्युएशन, देन इट इज कॉल्ड एज रिटायरमेंट। ये बात भेजे में गई क्या? तो आप सुपर एन्युएशन पे अपना फाइनल विड्रॉल कर सकते हो, आप रिटायरमेंट पे फाइनल विड्रॉल कर सकते हो, डेथ पे कर सकते हो, परमानेंट डिसेबिलिटी पे भी। ये 4 तो है। इन 4 केस में तो आदमी नौकरी करता ही नहीं ना, रिटायरमेंट, सुपर एन्युएशन, डेथ और डिसेबिलिटी। इन चारों पे पूरा पैसा ले लेना, कोई वापस नहीं करना। अब आपको जैसे करना यूज करो, अपने बैंक अकाउंट में डालो, खाते में डालो, जो करना है। आगे देखो, व्हेन अ पर्सन माइग्रेटिंग फ्रॉम इंडिया फॉर परमानेंट सेटलमेंट आउटसाइड इंडिया, देश छोड़ के जा रहे हो और अभी बाहर ही सेटअप होंगे, साहब मैं अब बांग्लादेश में रहूंगा, अब मेरा यहां मन नहीं लगता, मेरे को यहां ये छोटी छोटी सूतली बम में मजा नहीं आता, मैं बड़ा बम फोड़ना चाहता हूं, और बड़ा बम फोड़ना चाहता हूं, सिर्फ पाकिस्तान में जाऊंगा। सब मेरे को क्या ना, सीरिया वगैरह जाना है, बड़े बड़े बम फोड़ने, 100-200 लोग मरे तब मजा आए, थोड़ा सा ऐसे बम, तो मैं वहीं सेटल हो रहा हूं।
बहुत खुशी से जाओ, तुम जैसे लोग वहीं जाने चाहिए। तो अपना पूरा पैसा लेके जाओ, ठीक है, क्योंकि परमानेंटली माइग्रेट हो रहे हो आप। और ही शिफ्ट्स टू एन ऑर्गेनाइजेशन फैक्ट्री वेयर इट इज दिस एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल। आप किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो जिसमें पीएफ एक्ट नहीं लगता। अब जब लगता ही नहीं है तो वहां से पीएफ कंट्रीब्यूशन तो आएगा नहीं। तो मैंने कहा सर मेरा तो जितना पीएफ का पैसा है वापस कर दो आप। लेकिन यहां पर आप ध्यान रखें, थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, इतनी जल्दी नहीं मिलेगा, वेट करने के बाद मिलेगा। वो लोग वेरीफाई करते हैं कि आप वाकई में, कहीं आप नौकरी छोड़ दिए, आपने कहा नहीं सर मैं नौकरी करूंगा ही नहीं, अब तो मैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जाऊंगा ना पीएफ लगता ही नहीं मेरे को तो मेरा, और ले लिया, फिर आपने दूसरी नौकरी ज्वाइन कर ली जहां पे पीएफ हो रहा है, तो दे यूज टू वेट। 2 महीने का समय लगता है मिनिमम, बाकी और भी ज्यादा लग सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, ही लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड आफ्टर वेटिंग फॉर अ पीरियड ऑफ 2 months ही डिड नॉट ज्वाइन एनीवेयर। आगे ना देखो 2 महीने वाला, ऊपर वाले में तो 2 महीने वेट करना है नए ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने के बाद भी, क्योंकि पता चल जाएगा ना, यदि आप नौकरी नहीं करना चाहते, सब छोड़ूंगा नौकरी, धंधा करूंगा, अपना बिजनेस करूंगा, 2 महीने का टाइम है, उसके बाद आपका पीएफ का पैसा दे देंगे। बेसिकली 2 महीने का वेटिंग पीरियड इसलिए डाला क्योंकि जो आप कह रहे हो इट हैज टू बी वेरीफाइड। नाउ डोंट आस्क मी अ क्वेश्चन, सर 2 महीने बाद कर लिया तो, आई एम एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन फ्रॉम यू, बट डोंट आस्क मी, क्योंकि अगर हो गया तो हाँ फिर कर सकते हैं। फिर मैं क्या कर सकता हूं, लॉ ने 2 महीने का टाइम पीरियड दिया। नाउ डोंट आस्क मी दिस सिली क्वेश्चन, 2 ही महीने क्यों है सर, 3 महीने भी तो हो सकते हैं सर, 26 जनवरी 26 को ही क्यों आती है। आई कांट गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लॉ को रीजनेबल टाइम लगा 2 महीना, तो उन्होंने 2 महीना डाला। सो ये अब लॉजिक क्या है, अरे लॉजिक डेट में पीरियड में लॉजिक नहीं होता, डेट में पीरियड में लॉजिक नहीं होता। लॉ को जो टाइम रीजनेबल लगा, वो टाइम रीजनेबल लगा, उन्होंने डाल दिया, तो देयर कैन नॉट बी एन आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट उस चीज पर हो, प्रोविजन ही क्यों है, उसका मैं लॉजिक आपको समझा रहा हूं कि दे वांट टू वेरीफाई। आप कहते हो कि सर मैं नौकरी नहीं करना चाहता, अब मैं नौकरी छोड़ रहा हूं, तो हम चाहते हैं कि हम, ठीक है सही बात है, अगर तू नौकरी नहीं छोड़ना चाहता तो हम भी तो देखे बिना नौकरी के तू, उन्होंने लगा 2 महीने अगर आदमी, किसी आदमी ने बिना नौकरी के निकाल दिए, इसका मतलब वो आदमी, उनको लगा ऐसा, मतलब 2 महीने वेट। आप कह रहे हो सर मैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जा रहा हूं जिसपे पीएफ एक्ट लगता ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 महीने चला जाए, अगर 2 महीने तक तेरा वहां से कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं आया, इसका मतलब पीएफ एक्ट नहीं लगता। तो उन्होंने एक वेरिफिकेशन के पर्पस के लिए डाला, लेकिन 2 महीने पर, ये 2 महीने वाला पीरियड मालूम है किस पे नहीं लगेगा, यदि किसी महिला की शादी हो रही है and because of that she is leaving the company or organization, then this period, waiting period of 2 months is not applicable है जी। डायरेक्ट मतलब immediately, not direct, immediately, right? See, if he left organization and after waiting for a period of 2 months, if he did not join anywhere or he joined any organization when PF Act is not applicable, ये 6 वाले पॉइंट को मैंने इंक्लूड करा, he can withdraw his PF amount. However, if a female is resigning from her job due to the marriage condition of 2 months is not applicable, ठीक है। महिलाओं को हमारे देश में वैसे भी कुछ ज्यादा ही प्रिविलेजेस है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रिविलेजेस है, अब क्या कर सकते हैं, तो है ही है। तो ये बात ध्यान में रखनी, ये वो केस है जहां पे फाइनल विड्रॉल होगा, ओके। और अभी हम आपको बता रहे हैं जहां पे फाइनल विड्रॉल नहीं है, जहां पे पार्शियल विड्रॉल है, यानी परमानेंट आपने नहीं निकालना है पैसा। पर नीचे देखो कौन कौन से हैं। अब देखो जिसमें लिखा है ना नॉन रिफंडेबल, वो पैसा आपको दोबारा नहीं पे करना। अच्छा, इसका मतलब ये कि आपको फिर पीएफ जब मिलेगा फाइनल, कब मिलेगा, जैसे आपने पीएफ से 10 लाख रुपए निकाल लिए, तो जब रिटायरमेंट या सुपर एन्युएशन होगा तब वो तो कट के मिलेगा। आप ये मत सोचना कि वो 10 भी निकाल लूं बाद में पूरा भी मिल जाए। इतना ही एहसान आपके ऊपर कर रहे हैं कि आपको दोबारा रीपे करने के लिए नहीं बोल रहे, वरना आपको पीएफ से पैसा निकालने के बाद दोबारा देना पड़ता, फिर आपको कब मिलता, आपके रिटायरमेंट या सुपर एन्युएशन पे। लेकिन जहां लिखा है नॉन रिफंडेबल, दैट मींस यू डोंट नीड टू रीपे दैट मनी अगेन द पीएफ अकाउंट। ये बात भेजे में जा रही है कि तुम्हारे अच्छे से एकदम, अरे जब फीमेल लिखा है तो, अरे आप समझे नहीं, फीमेल की शादी, आप शायद गलत समझ रहे हैं, शादी के लिए पैसा नहीं निकाला है, वो तो मैं बताऊंगा अभी, आप पॉइंट गलत समझ रहे हैं। हमने पीएफ में पर्पस थोड़ी पढ़ा, वहां तो हमने बताया कि अगर महिला की शादी हो रही है तो वो पूरा विड्रॉ कर सकती है, शादी के लिए नहीं, बिना रीजन के पीएफ की। बोले मैं जा रही हूं ससुराल, मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन, छोड़ दो नौकरी, ठीक है।
समझ गए? क्योंकि ससुराल गेंदा फूल, यहां से जाओ तो उन्होंने कहा, बोले दीदी एंजॉय द लाइफ, हमें तो माफ करो, पैसा साथ लेके जाओ। शादी के लिए नहीं, शादी के लिए पैसा निकालना है वो तो मैं अलग बताऊंगा, तो लड़का भी निकाल सकता है। और आजकल उल्टा हो रहा है, लड़कों को निकालने पड़ रहे हैं अकाउंट से। लड़की वाले कह रहे लड़की दे दी वही बहुत है, शादी में पैसा लगा, तो आजकल लड़कों को निकालना पड़ रहा है। वो अलग चीज है, ठीक है। आ जाओ। अरे ओ ससुराल गेंदा फूल, तू अभी से सपने बुन रहा है, पहले होने तो दे। हाँ दीदी, वो आपकी इच्छा है। लॉ में जो भी चीज मैंडेटरी नहीं है वो आप अपनी मर्जी से कर सकते हो, देयर इज नो प्रोहिबिशन टू दैट, ठीक है, क्लियर। आ जाओ। सो नॉन रिफंडेबल एडवांस फॉर द पेमेंट ऑफ प्रीमियम टुवर्ड्स अ पॉलिसी, और आप मेरे से लॉजिक पूछ सकते हो जहां पे भी नॉन रिफंडेबल है, राइट। तो मैं पहले ही बता दूंगा, फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हो, क्योंकि लॉजिक होना चाहिए। आप कहते हो नॉन रिफंडेबल है यानी आपको जमा नहीं कराने, और एक तरफ आप कहते हो कि तुम्हारे रिटायरमेंट के लिए, तो फिर बीच में अलाउ क्यों करा? इधर हॉट सीट में आओ, आप बाहर निकले, बाहर आइए यहां, और ये ऊपर का बटन बंद करिए। क्या लफंगों की तरह क्या घूम रहा है? खुला नहीं है, खोला गया है। तो क्या समझ रहा है, बेवकूफ समझ रहा है क्या मेरे को? मतलब मैं शर्ट पहनता ही नहीं, या मैंने तो स्टूडेंट लाइफ निकाली नहीं। अरे बेटा बेवकूफ उसको बनाया करा करो जो आदमी नया नया टीचर बनाओ, ठीक है। तुमको लग रहा है हमें पता ही नहीं, शर्ट के बटन ऐसे खुला रह गया, हमारा तो कभी आज तक अपने आप नहीं खुला। मानना कि हाँ सर कोई बात नहीं, अब लगाता हूं। ऐसे जबरदस्ती एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहिए। जीवन में याद रखो, जब गलती हो और झूठ बोला हो, चुपचाप एक बार में मान लो, तुम्हारी वैल्यू 100 गुना बढ़ जाएगी। लोग ट्रस्ट करना सीखेंगे। मानो मेरी बात, ये मेरा अपना अनुभव है। अगर कहीं हो गई गलती, हो गई यार, उसमें क्या है, ठीक है, इसको अच्छा लगा, खुला लगा, कोई बात नहीं। तो कम ये मत बोलो कि सर गलती से बोलो, सर हाँ गलती हो गई, लगाता। तो इससे तुम्हारी इज्जत बढ़ती है, इससे लोगों का तुम पे विश्वास बढ़ेगा, समझे। जितनी बार तुम अपने आप को जस्टिफाई करते हो ना, तो इसका मतलब ये है कि तुम गलत चीज को, फिर लोग क्या करेंगे, जब भी तुम सही के लिए बोलोगे ना, लोगों को लगे फालतू जस्टिफिकेशन दे रहा है यार ये तो, और तुमने हमेशा अपनी गलती मानी। तो 7 बार अगर तुम सही हो ना, तो लोगों को एक बार में तुम्हारी बात सुननी पड़ेगी। उनको पता है, बोले यार इसकी गलती होती ना, एक बार में मान लेता है ये। अगर ये लड़ रहा है तो इसका मतलब गलती तो नहीं है भाई साहब। 7 लोग तुम्हारे सपोर्ट में खड़े होंगे, याद रखो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेसन फॉर द लाइफ। सो डोंट आर्ग्यू वेयर यू आर रॉन्ग, यू नो दैट यू आर रॉन्ग, राइट। चलो, तो आपने क्या करा, आपने अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का अपने लिए, अपनी फैमिली के मेंबर के लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी, उसका प्रीमियम चुकाने के लिए। अब क्यों अलाउ करा हमने कि आप विड्रॉ करने के बाद वापस जमा मत कराना? हमने इसलिए करा ऐसा क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी गिव्स यू द सेम बेनिफिट। आप काय के लिए खरीद रहे हो पॉलिसी? कि यार बाद में एक साथ पैसा मिलेगा, उस पर भी आपको पॉलिसी में बेनिफिट मिलता है। तो हमने कहा ठीक है, तो एक ही बात है, यहां से पैसा निकाल के तुमने वहां लगा दिया, अलाउड है। पर्पस सेम आ रहा है ना, तो आपको वापस पीएफ में जमा कराने की जरूरत नहीं है। सेकंड, विड्रॉल फॉर द परचेजिंग अ ड्वेलिंग हाउस। ड्वेलिंग हाउस कोई स्पेशल हाउस नहीं होता, नॉर्मल रहने के लिए जो घर होता है उसको ड्वेलिंग हाउस, घर है साले बेवकूफ, सिंपल हाउस लिख देते ना, राइट। नहीं, ड्वेलिंग हाउस खुद के रहने के लिए, किराए पे देने के लिए बना बना के, बोले 4 जगह मकान बना के किराए पे, ये अलाउड नहीं है, राइट। सो ड्वेलिंग हाउस और अ फ्लैट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ड्वेलिंग हाउस इंक्लूडिंग एक्विजिशन ऑफ अ सुटेबल साइट फॉर द पर्पस दैट। मकान बनाया, बनाया मकान खरीदा, मकान बनवाया, या मकान बनवाने के लिए जमीन खरीदी, तो पैसा ले सकते हो। लेकिन अगर आप देखेंगे तो नॉन रिफंडेबल नहीं, वापस करना पड़ेगा। हो सकता है तुम मकान लो, पैसा वापस ना करो, और पता चला मकान में भी लॉस हो गया, राइट। फिर ये तो रिस्क हो गया ना घर के रहे ना घाट के रहे, तो ऐसा नहीं कर सकते। नॉन रिफंडेबल एडवांसेस टू द मेंबर्स टू डू द टेम्परेरी क्लोजर ऑफ द फैक्ट्री और एस्टैब्लिशमेंट फॉर मोर देन 15 days for reason other than strike or due to the non receipt of wages for the 2 months or more। यदि मान लीजिए आपकी फैक्ट्री का टेम्परेरी क्लोजर है, कुछ टाइम के लिए स्ट्राइक हो गई, या कोई भी रीजन ऐसा है जो आपकी कंट्रोल में नहीं है, तो अगर आपकी फैक्ट्री बंद हो जाती है और 2 महीने से आपको सैलरी नहीं मिली, अब आदमी क्या खाएगा? तो सही ना, तो क्या करेगा? पीएफ से पैसा निकालेगा। नॉन रिफंडेबल है, देखो जमा नहीं कराना। लेकिन ये जो फैक्ट्री बंद है, तुम्हारी कारण हुए हैं, तुम ही इसके रीजन हो, तो भाई साहब फिर, यानी अगर स्ट्राइक, हड़ताल, तुम हड़ताल पे बैठ गए और फिर बोल रहे हो पीएफ से पैसा निकाल, भाग यहां से, पीएफ से पैसा निकाले। एक तो हड़ताल कर रखी है, कंपनी बंद करा रखी है, और ऊपर से पीएफ से पैसा और निकाल रहे हो, मना। अब जब भूखा मरेगा तो अपने आप काम पर आएगा, पैसा है नहीं, 2 महीने से सैलरी मिली नहीं, अब क्या करेगा? निकाल पीएफ से पैसा, देंगे ही नहीं, अब वापस आएगा।
इसीलिए डाला है पॉइंट, समझ गए, बहुत लॉजिक से बनता है, ठीक है। और आगो, नॉन रिफंडेबल एडवांस इन केस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन लास्टिंग 1 मंथ और मोर। लास्टिंग मतलब मैक्सिमम 1 महीना नहीं बोल रहे, कम से कम पिछले 1 महीने से हॉस्पिटलाइज्ड है, या फिर मेजर सर्जिकल ऑपरेशन इन हॉस्पिटल, और सफरिंग फ्रॉम टीबी, पैरालिसिस, कैंसर, मेंटल डिरेंजमेंट और हार्ट एलिमेंट, और फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ विच लीव हैव बीन ग्रांटेड बाय द एम्प्लॉयर। भगवान ना करे कभी भी किसी के साथ ऐसा हो, कोई 1 महीने से ज्यादा के लिए हॉस्पिटल में एडमिट है, या कोई बड़ी सर्जरी हुई है, या फिर टीबी। अच्छा, ये पुराना एक्ट है, उस जमाने में टीबी का इलाज नहीं होता था, ये बहुत पुराना एक्ट है, पता है ना। तो उस जमाने में टीबी बहुत बड़ी बीमारी हुआ करती थी, आजकल तो नॉर्मल है। पैरालिसिस, कैंसर, मेंटल डिरेंजमेंट मतलब, या फिर हार्ट एलिमेंट, इश्क हो गया तुम्हें नहीं नहीं, यही तो समस्या, गधे हैं यार ये, इनको अक्ल कहाँ है, इनको फुर्सत कहाँ मिलती है संसद में एक दूसरे के ऊपर पत्थर मारने से, और वो बैठ के वीडियो देखने से, चप्पल फेंकने से, गाली गलौज करने से। इससे फुर्सत मिले तो इस पे काम करे ना बैठ के, रिश्वत लेने से इनसे फुर्सत मिले तो आदमी दिमाग लगाए, वो तो होता नहीं इनसे, गधे कहीं के। तो इनमें से कोई भी अगर हुआ है उसके लिए पैसा ले सकते हो, रिफंडेबल नहीं है, मतलब आप वापस करने की जरूरत नहीं है। अभी देखो सेम चीज है फैमिली के मेंबर के लिए, लेकिन इसमें क्या है, इसमें हॉस्पिटलाइजेशन वाला नहीं है, क्योंकि फैमिली मेंबर का हॉस्पिटलाइजेशन है, आपका खुद का थोड़ी ना है, तो अलाउड नहीं है। लेकिन अगर फैमिली मेंबर में किसी को मेडिकल कोई सर्जरी वगैरह हुई है, कोई टीबी, कैंसर, पैरालिसिस जैसी बीमारी हुई है, तो उस केस में अलाउ है। नॉन रिफंडेबल एडवांस फॉर द डॉटर्स और सन्स मैरिज, ध्यान दीजिएगा भैया, और सेल्फ मैरिज, और द मैरिज ऑफ सिस्टर और ब्रदर फॉर द पोस्ट मैट्रिकुलेशन एजुकेशन ऑफ सन और डॉटर। स्वयं की या बच्चों की, बेटा बेटी या भाई बहन की शादी के लिए पैसा आपने निकाला, निकालो। रिफंडेबल देखे ध्यान से नहीं करना है, पूरा नहीं निकाल सकते। पूरा निकालने का मतलब तो फाइनल विड्रॉल हो गया, वो सिर्फ महिला को ही अधिकार है, वो भी अगर उसकी स्वयं की शादी है तो, ठीक है, उसके लिए निकाल सकते हो, ठीक है। आओ, पोस्ट मैट्रिकुलेशन एजुकेशन मतलब 12th से ऊपर की। अब उस जमाने में भाई साहब कब का एक्ट है ये, उस जमाने में 12वीं पास करना अपने आप में भाई साहब ऐसा होता था, क्यों रे यार क्या कर लिया भाई, 12th पास कर ली, कैन इमेजिन, 12th पास कर ली भाई, ग्रेजुएट अगर हो जाए तो भाई साहब आप शहर के मतलब सबसे खास एजुकेटेड लोगों में आते हो। ये जितने भी प्रोफेसर लगे पड़े ना, जितने भी यूनिवर्सिटी में, जितने भी अब जो बुढ़े हो गए, जो रिटायर हो गए या होने वाले हैं, वो सब सिंपल पोस्ट ग्रेजुएट हैं। यानी 1977 तक अगर आपने एमकॉम या एमए कर लिया, आप सीधा यूनिवर्सिटी में चले जाओ, नौकरी का लेटर ले लो आप, इतना आसान था नौकरी। अब तो पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है, पीएचडी, फिर एग्जाम क्वालिफाई करो, फिर 50 चीजें। तो उस जमाने में पोस्ट मैट्रिकुलेशन एजुकेशन शहरों में होती थी, यानी 12th के बाद की जो एजुकेशन है, तो पैसा चाहिए होता था, गांव से आदमी बाहर जा रहा है तो बड़े सिटी में होती थी, छोटी सिटी में तो वो भी नहीं होती थी, तो फिर उसके लिए पैसा चाहिए होता था। आजकल तो राजस्थान यूनिवर्सिटी यार तो फ्री में हो जाती है, बिना जाए हो जाती है। बस यू मस्ट बी एनरोल्ड। अच्छा, पास होना एफर्टलेस, फेल होना इज लाइक वेरी, वो उसके लिए एफर्ट करने पड़ते हैं, बाकी पास तो चलते फिरते जाओ। तुम्हारे भी एग्जाम होंगे बीकॉम के, कब से हैं? पहला एग्जाम है 29 को, क्या टाइम है? क्या टाइम क्या है? हाँ तो 10 बजे तक आ जाना। अरे सर क्या, हाँ है, हाँ ये रहा मानसरोवर। हाँ भैया, हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। नहीं मैंने कब बोला रिफंडेबल फैमिली मेंबर्स, दोनों में नॉन रिफंडेबल है। कहा हूं मैंने तो ये बोला कि फैमिली मेंबर वाले पे हॉस्पिटलाइजेशन का पॉइंट नहीं है। इधर ध्यान किधर है, भूल नहीं गया, ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए। फरवरी का महीना है, बड़ा मुश्किल है। हाँ दीदी, ये समझा नहीं दीदी, आप कंफ्यूज हो रही हैं। अगर हॉस्पिटलाइजेशन
1 महीने से ज्यादा का है, बीमारी कुछ भी हो, आप देखो आगे हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब हॉस्पिटल में आपको डिपॉजिट कर लिया 1 महीने से कम के लिए अगर हॉस्पिटल वालों ने डिपॉजिट करा है तो आप अपने अकाउंट से पैसा नहीं निकाल सकते, निकालोगे तो रिफंड करना पड़ेगा। इसका मतलब यह है, मैं समझाता हूं थोड़ा सा, इसको एक्सप्लेन करते हैं। यदि एक एक करके लेते हैं, यदि कोई व्यक्ति 1 महीने से ज्यादा के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हो गया स्वयं खुद, तो अपने अकाउंट से पीएफ से पैसा निकाल सकता है और वापस करने की जरूरत नहीं है। पर अगर बीमारी चाहे कोई भी हो, यहां बीमारी से लेना देना नहीं, लेकिन अगर 1 महीने से कम के लिए हॉस्पिटल में एडमिट है तो आप पीएफ से पैसा तो ले सकते हो लेकिन रिफंड करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2, यदि कोई सर्जिकल ऑपरेशन हुआ है तो पीरियड नहीं देखना है, चाहे आप 5 दिन में डिस्चार्ज हो गए। अब सैफ अली खान साहब हमारे 3 दिन में डिस्चार्ज हो गए, फिट एंड फाइन, सूट बूट पहन के, उनके गर्दन में चक्कू घुस गया था, रीढ़ की हड्डी में इतना चक्कू घुस गया पता ही नहीं। और बेटा भाग रहा है टैक्सी में लेके, पहली बात तो अरबों रुपए का मालिक, पटौदी हाउस, वो रह कर रहा है फ्लैट में, राइट, वो बंगलो नहीं खरीद सकता अपना। दूसरी बात, तुम्हारे घर में एक ही ड्राइवर है और वो भी रात को चला जाता है, किसी को कुछ गाड़ी चलानी नहीं आती। हाउ इट इज पॉसिबल? अरे तेरी लुगाई को तो आती थी, उसी को ले जाता, उसको भी गाड़ी चलानी नहीं आ रही, गार्ड को नहीं आ रही, और कोई पूरी उसमें कोई गार्ड नहीं है। हाउ इट इज पॉसिबल? कोई भी घुस गया। वैसे तुम्हारे साथ 4 बॉडीगार्ड चलते हैं और उस दिन सब गायब, और बेटा ऑटो में लेकर आ रहा है। वाह, बेटे को तो चलानी आती थी गाड़ी, तू ही निकाल लेता भाई। ये सब फर्जी है, बेटे को लॉन्च करना है तो बेटे को पॉपुलराइज करने के लिए, और कुछ नहीं है, सब स्ट्रेटेजी होती है, ये होती है पीआर स्ट्रेटेजीज, ये कुछ नहीं होता है, सब ड्रामा है। खाली वो अब दिखा रहे बेटा 3 दिन से बाप के पास बैठा है, कितना अच्छा है देखो इब्राहिम खान, अब लॉन्च करेंगे वो, ये तो वही बेटा कितना ध्यान रखता है बाप का। अबे बेवकूफ बना रहे हो क्या हमको पता ही नहीं है। खैर, भगवान करे सबको ऐसा ही ट्रीटमेंट, कोई सैफ अली खान पैकेज लॉन्च कर दो यार सर, वो वाला पैकेज देना जिसमें रीढ़ की हड्डी में चक्कू लगने का मतलब है आदमी 15 दिन बिस्तर से नहीं उठ पाए। रीढ़ की हड्डी में सबको होता है, सिजेरियन डिलीवरी जब होती है ना तो उसमें रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगाते हैं उसको करने के लिए, उसका असर पूरी लाइफ रहता है। सोचो आप, सिर्फ एक इंजेक्शन का असर पूरी लाइफ, इतना पेनफुल होता है वो। और आपकी रीढ़ की हड्डी में चक्कू घुस गया भैया, 3 दिन बाद तो सूट बूट में, यस आई कैन डू इट। खैर, तो इसलिए मैंने बोला कि अगर मेजर सर्जिकल ऑपरेशन है तो भले ही आप 3 दिन में डिस्चार्ज हो गए हो, लेकिन आपको हॉस्पिटल से पीएफ से पैसा ले सकते हो, वापस नहीं करना। थर्ड, अगर इनमें से कोई बीमारी है तो इलाज कितने दिन चला, क्या चला, हॉस्पिटलाइज्ड हुए नहीं हुए, कोई फर्क नहीं पड़ता, पीएफ से पैसा ले सकते हो और वापस नहीं करना। आई होप आप क्लियर है। अगर रिलेटिव वाला केस है तो रिलेटिव अगर हॉस्पिटल में एडमिट है तो फिर आप पीएफ से पैसा नहीं ले सकते, क्योंकि आप खुद एडमिट नहीं हो। लेओगे तो वापस करना पड़ेगा, अगर लिया तो वापस करना पड़ेगा, नहीं उसका कोई ड्यूरेशन नहीं होता है। वापस कितने दिनों में करना है इसका ड्यूरेशन नहीं है, बट ये तय कि रिटायरमेंट से पहले पहले कर देना, ठीक है। हाँ, तो ले लो ना, काम ना करा हमने। अरे यार रिफंडेबल है, अभी तो समझाया ऊपर। हाँ, नहीं बताओ क्या कंफ्यूजन पूछना है यार। देखो जो प्रोविजन है, क्या कंफ्यूजन है, तो मैंने ऊपर बताया था कि वापस करना पड़ेगा। कंफ्यूजन क्या है? कंफ्यूजन ये है कि ये पूछ रहे ऐसा क्यों, सीधा सवाल नहीं पूछते। प्रोविजन, अरे प्रोविजन तो पढ़ा दिया ना, ये पूछो ना कि सर घर बनाने के लिए अगर लिया, मैंने लॉजिक समझाया था कि आप कह रहे हो मैंने घर बनाने के लिए लिया, अब आपने कल को पैसा निकाल लिया पीएफ से, जमीन खरीद ली, बाद में मान लो उसके ऊपर किसी ने अनऑथराइज्ड कब्जा कर लिया, कंपल्सरी एक्विजिशन में चली गई, मकान बना लिया, उसका वैल्यू गिर गया, ठीक है। अरे तुम्हारा तो पीएफ गया ना, मकान में तो तुम किराए के भी रह लेते, लेकिन बुढ़ापे में पैसा चाहिए था ना। समझो ना, हमने जहां जहां अलाउ करा वहां या तो मजबूरी है या तो बढ़ रहा है। मकान का वैल्यू हमेशा बढ़ेगा ऐसा कंपलसरी नहीं है, नीचे आ गया फिर क्या करोगे आप, रिस्क है ना, इसीलिए, ठीक है। हाँ और बोलो। मैक्सिमम आप निकाल सकते हो अप टू द बैलेंस इन योर पीएफ अकाउंट, किसी भी केस में जितना भी पीएफ है। दो एक छोटा सा पार्शियल, यानी तो, अरे पार्शियल से मतलब ये है कि वापस करना पड़ेगा ना,
वो तो वापस करना पड़ेगा। जो वापस नहीं करना जहां पे, वहां निकाल लो। पीएफ आगे तो कटता ही रहेगा ना। अरे पैसा निकालने से मतलब पीएफ में कंट्रीब्यूशन जाना थोड़ी बंद हो गया। जैसे मैंने आज निकाल लिया पैसा, ठीक है, तो अब अगले महीने की सैलरी में से पीएफ में पैसा तो जाएगा ही ना, तो आ तो रही है ना उसके अंदर। जो अब तक डिपॉजिट है वो मैंने निकाल लिया, बाकी लेकिन पीएफ एक्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट इसके ऊपर लिमिट लगा सकती है, कोई चिंता की बात नहीं। अगर कल को उन्होंने कोई लिमिट लगा दी तो लगा दी, फिर उतना ही पैसा निकालोगे आप, राइट। ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है बेटा। रिफंड करने का कोई टाइम ही नहीं है। अभी बताया ना, दीदी ने सवाल पूछा था, किसने पूछा था, भैया ने पूछा था। रिफंड करने का टाइम, दूसरे का सवाल भी सुन लिया करो यार। रिफंड का टाइम नहीं है आपको रिटायरमेंट से या उससे डेथ से पहले पहले जमा कराना। अब डेथ ही हो गई बीच में तो कोई क्या ही कर सकता है यार। आप समझो डेथ इज एन एक्सेप्शनल केस। बाकी रिटायरमेंट से पहले या सुपर एन्यूएशन से पहले आपको पैसा जमा कराना पड़ेगा पूरा, जो भी अगर रिफंडेबल है तो। नॉन रिफंडेबल तो जमा कराना ही नहीं है, समझ गए। जब इंटरेस्ट लगता ही नहीं है, आपके लिए लगता है तो देना पड़ेगा। जब लगता है तो देना ही पड़ेगा, और नहीं लगता तो नहीं देना पड़ेगा। ये पूछो लगता है नहीं लगता है। लगता है तो देना ही पड़ेगा, नहीं लगता कोई ब्याज नहीं लगता इसके ऊपर। कितने दिनों में वापस करना है इसमें ब्याज नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता? अरे मेरा ही तो पैसा है, मैंने कोई तुमसे लोन लिया है क्या, तो ब्याज क्या आएगा? अरे तुमसे उधार लिया होता तो तुम ब्याज मांगते, उधार तो मैंने लिया नहीं तो मैं ब्याज क्यों दूं? कॉस्ट ऑफ फाइनेंस तो कुछ है ही नहीं ना। फिर बस एक नुकसान आपका हो जाता है उस, देखो आज जो पैसा पुराना है उस पे ब्याज मिलता जाता है तो वो एक्यूमुलेट होता रहता है, वो चेन टूट जाती है, तो वो तो तुम्हारा नुकसान है यार। उस पे तुमको देना कुछ थोड़ी ना है, वो तो चेन। क्योंकि आपने 2000, आज मान लीजिए 2015 में आपकी नौकरी लगी, 2025 में आज आपके 3000 जो पीएफ में जमा हो रहे हैं, आप एक बार सोचो आप रिटायर होंगे, मान लीजिए 25 साल की उम्र में नौकरी लगी आपकी, तो आप 2060 में रिटायर होंगे। ये जो 3000 तुम्हारे पीएफ का आज कटा, 2060 तक आते आते ये हो जाएगा शायद 3 लाख रुपए, और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि इस 3000 रुपए पे हर महीने ब्याज मिल रहा है। तो वो, और उस ब्याज भी 3000 में ऐड हो जाएगा, तो उसके अगले महीने ब्याज, और मान लो 3000 पे आपको इस महीने का ब्याज मिला 50 रुपया उदाहरण, तो अगले महीने ब्याज 3050 रुपए पे मिल रहा है, यानी 50 रुपए पे भी ब्याज मिल रहा है और ब्याज पे भी ब्याज मिल रहा है। तो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट बहुत जबरदस्त होती है, इसीलिए बीच में रोक देते हो ना आप, तो फिर वो चेन टूट जाता है, आपका नुकसान हो जाएगा। अब इतने बात है, आपसे कुछ नहीं लेंगे, ठीक है। चलें आगे, आ जाओ। हाँ जी दीदी। जैसे अगर कोई भी गर्ल या फिर बॉय अपनी, अब कोई भी कंपनी के अंदर वर्क कर रहा है और उसमें पीएफ मिल रहा है, और अगर नेक्स्ट कंपनी अगर वो ज्वाइन पीएफ नहीं, ठीक तो है फिर वो पीएफ अकाउंट का क्या होगा? यार, आपने दीदी अभी अभी ज्वाइन किया है क्या? थोड़ा लेट ज्वाइन किया है क्या आपने? तो फिर आपने सवाल गलत पूछ लिया, आपको ये सवाल नहीं पूछना चाहिए था, बिकॉज इसका ऑलरेडी डिस्कशन हम डिटेल में कर चुके हैं ऊपर। मैंने कहा था अगर आप किसी ऐसी कंपनी से में जा रहे हैं जिसमें पीएफ नहीं लगता, तो 2 महीने के वेटिंग पीरियड के बाद में आप अपना पूरा विड्रॉल कर सकते हैं। हमने पूरा डिस्कशन किया था इसके ऊपर अभी आप, इसलिए मैंने कहा कि आपने या तो लेट ज्वाइन करा या फिर आपका ध्यान नहीं था। मैंने यहां लिखवाया भी था, ये रहा। इफ ही शिफ्ट टू एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल, नीचे लिखा था देखो, if he left organization and after waiting for a period of 2 months he did not join anywhere or join any organization and pf is not applicable, he can withdraw his pf amount। तो यदि आपने ऐसी किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करा जहां पीएफ नहीं लगता, तो 2 महीने का वेटिंग पीरियड के बाद आप पूरा पैसा निकाल सकते हैं, ठीक है। नॉन रिफंडेबल एडवांस इन केस प्रॉपर्टी इज डैमेज्ड बाय अ कैलेमिटी ऑफ एक्सेप्शनल नेचर और सच एज फ्लड, अर्थक्वेक और रॉइड्स। यदि आपकी संपत्ति जो ऑलरेडी आपके पास में किसी नेचुरल कैलेमिटी की वजह से खत्म हो गई, उसे रीस्टोर करने के लिए अगर आपको कोई खर्चा करना पड़ा तो भी ले सकते हो, नॉन रिफंडेबल है। विड्रॉल फॉर द रीपेमेंट ऑफ लोन्स इन अ स्पेशल केस, आपके ऊपर कोई दूसरा लोन चल रहा है, उसको चुकाने के लिए आपने ले लो, लेकिन रिफंडेबल है, वापस करना पड़ेगा। ये वाला ब्याज बच जाता है जी, दूसरी जगह लोन ले रखा है उस पर ब्याज जा रहा था, तो मैंने कहा यहां से पैसा लेके वहां ब्याज तो लगना बंद हो, फिर यहां तो मैं थोड़ा थोड़ा डालता रहूंगा,
वहां इंस्टॉलमेंट चुका रहा हूं, विद इंटरेस्ट जा रहा है, यहां उतना ही पैसा यहां डालूंगा तो मेरा पीएफ, जैसे 10 लाख का लोन है, अब वो तो 10 लाख का लोन मेरे को चुकाना पड़ेगा इंस्टॉलमेंट में कम से कम 17-18 लाख रुपए, तो मैंने यहां से 10 लाख निकाला, देखिए ब्याज खत्म। अब यहां पे हर महीने 20-20 हजार रुपए पीएफ में एक्स्ट्रा डालता रहूंगा, तो पीएफ मेरा वापस से 10 लाख रिस्टोर हो जाएगा। ऐसे है, ब्याज देना नहीं है यहां पे, ये फायदा होता, अपना ही तो पैसा था जी है। हाँ निकालते हैं तो लोग करते ही हैं, इस पे कर तो करते ही हैं, सब करते हैं, लेकिन उसके लिए पीएफ में पैसा भी तो होना चाहिए। पीएफ निकाल तो ले, लेकिन आज आपको गाड़ी खरीदनी है, नहीं करते हैं, सब करते हैं। आपने गाड़ी खरीदनी है, अब पीएफ में आपके पड़े 8 लाख रुपए, तो ले लो पीएफ से, ले लो, राइट। अरे फिर लोन ले लो यार, अरे लोन नहीं है बेटा, लोन लेने के बजाय पीएफ से निकाल लिया। सेंटेंस थोड़ा सा आगे पीछे, हाँ ऐसे हम कंफ्यूज हो गए, कोई बात नहीं। तो वो कर सकते हो, फिर बाद में पीएफ में डालते रहो आप पैसा, तो जितना आप 10-10, 15-15 डालोगे कितने से दिन में हो जाए, 2-3 साल में पूरा आ जाता है, कोई दिक्कत। और तुम्हारी अगर ऊपर की इनकम है, सरकारी नौकरी है, आओ। नॉन रिफंडेबल एडवांस टू फिजिकली हैंडीकैप्ड मेंबर फॉर परचेजिंग एन इक्विपमेंट रिक्वायर्ड टू मिनिमाइज द हार्डशिप ऑन अकाउंट ऑफ हैंडीकैप्डनेस। कुछ इस तरह का व्हील चेयर आता है, ऑटोमेटिक व्हील चेयर आता है आजकल, तो भाई थोड़ा सा आपका जो हैंडीकैप्डनेस की वजह से डिफिकल्टी आ रही है, वो इजी करने के लिए अगर आपने कोई इक्विपमेंट खरीदा, नॉन रिफंडेबल है, वापस नहीं करना है। पीएफ का पैसा आने के बाद दूसरी कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं जहां पीएफ हो, हाँ वो तो मैंने बोला था ना कि सवाल मत पूछना यार, तुम्हारा यार ध्यान ही नहीं है, पता नहीं कहां खुद। मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था कि यार कोई 2 महीने बाद ज्वाइन कर ले तो, हाँ तो कर सकता है, क्या कर सकते हैं यार, कुछ नहीं कर सकते। हाँ बेटा, हैंडीकैप कौन होता है? नहीं क्या हैंडीकैप का मतलब, तेरा ध्यान कहां था तब? नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, ध्यान ही कहीं और था, समझ हो ही नहीं सकता, गारंटी। किसी बच्चे को समझ में नहीं आए पूरा ही, इसका एक ही रीजन होता है आपका ध्यान तक, डाउट हो सकता है, पूरा समझ में नहीं आया उसका एक ही रीजन होता है, ध्यान कहीं और था। डाउट है तो डाउट पूछ, अगर तूने सुना था ध्यान से बता क्या डाउट है, सुना था ध्यान से बता क्या बताया मैंने, तूने सुना है, समझ में नहीं आया होगा कोई बात नहीं, बताया क्या था वो तो बता। वो तो तूने एक वर्ड सुन लिया खाली, नहीं था ना ध्यान तेरा, अच्छी नहीं था, ध्यान दो ही होते हैं, तो होता है या तो नहीं होता है, अच्छी तरीके से कुछ नहीं होता है। अगर आप कोई व्यक्ति हैंडीकैप है और अपनी हैंडीकैपनेस की वजह से उसको डिफिकल्टी होती है ना, थोड़ी सी परेशानी आती है, उसको कम करने के लिए अगर उसने कोई ऐसा इक्विपमेंट खरीद लिया जो उसकी डिफिकल्टी को कम कर दे, कोई इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर खरीद ली, ऑटोमेटिक व्हील चेयर खरीद ली, खरीद सकते हो, उसके लिए वो महंगी आती है, उसके लिए पैसा चाहिए तो पीएफ से ले सकते हो, अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है, बस वापस नहीं करना आपको, ठीक है, रिफंडेबल नहीं करना। इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर आती है 2.5 लाख रुपए की, उससे क्या पूछ रहा, उसको कैसे पता होगा। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी कल करेंगे। अभी आप लोग एक काम करो, इसको कॉपी कर लो,